हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ा दिए हैं। आज आपको एक नया लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये भी लेसन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। मानव नेत्र से संबंधित मानव नेत्र भी पूछा जाता है, इससे दोष भी पूछे जाते हैं। तो आइए मानव नेत्र को हम पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। तो आपके सामने मानव नेत्र का ये फिगर है, ये आपको दिख रहा है। ये क्या है? मानव नेत्र। तो मानव नेत्र का एक फिगर है जो आपको दिख रहा है। ऐसे ही फिगर अपने पेपर में आप बना दोगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। बस जैसे हम बनाए, बहुत आसान सा फिगर है, इसमें बहुत ज़्यादा रटने वाली जरूरत नहीं है। बस जैसी जानकारी है इसमें लिखा हुआ है, कौन सा पॉइंट यानी कौन सी रेखा या इसमें कौन सा बिंदु है, लेंस क्या है, पीत बिंदु क्या है, उसकी परिभाषा बहुत ही आसान है। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, एक एक आपको परिभाषा बताते हुए चलते हैं और एक एक परिभाषा लिखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले मानव नेत्र। मानव नेत्र जानते हो, यानी आप स्टूडेंट है, यानी मानव नेत्र सभी व्यक्तियों के पास नेत्र होता है, जिससे हम क्या वस्तुओं को देख पाते हैं। तो मानव नेत्र उसकी संरचना कैसी होती है? तो संरचना देखो कैसी बनी हुई। मानव नेत्र की संरचना जो होती है एक गोले के आकार की होती है। तो मानव नेत्र हम पढ़ रहे हैं, तो मानव नेत्र क्या काम करता है? वस्तुओं को देखने के लिए। तो हेडिंग सबसे पहले ऐसे मानव नेत्र की संरचना हम केवल लिख रहे हैं। तो ये क्या है? मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र क्या होता है? एक खोखले गोले के समान। ये आपको दिख रहा है ना यहां पर। तो ऐसे बोलेंगे मानव नेत्र। मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है, जिसके अंग निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं, ये हो गया, यानी गोले के समान होता है। अब सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, ये देखो आपको सबसे बाहर लिखा हुआ कोराइड। तो नेत्र गोले के समान होता है, तो जो बाहरी वाली परत दिख रही इसको हम बोलते हैं दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। ये दृढ़ होता है। अब दृढ़ होने का मतलब ठोस होता है। तो चलिए इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले संरचना होती है दृढ़ पटल। अब दृढ़ पटल क्या होता है? मानव नेत्र के गोले के समान होता है। तो ऐसे बोलेंगे मानव नेत्र के बाहरी, देखो मानव नेत्र के गोलक है ना, के गोलक का बाहरी भाग श्वेत तथा अपारदर्शी होता है। इसे दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ येड़ा है, पटल कहते हैं हम। यानी आप अगर अपने सामने कोई बैठा उसकी आंख देखते हो तो आपको जो सफेद वाला भाग दिखता है उसे हम क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। तो वही इसमें कहा गया, मानव नेत्र के गोलक का बाहरी भाग, यानी सबसे बाहर वाला भाग। सबसे बाहर वाला भाग कौन सा है? ये वाला जो भाग है, ये सबसे बाहर वाला भाग है। तो ये कह रहा है गोलक के सबसे बाहरी भाग श्वेत मतलब सफेद तथा अपारदर्शी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। तो ये पहली परिभाषा आ गई। अब इसके बाद यहाँ से छोड़ के कोराइड पे नहीं आएंगे, ये कोराइड है। अब आ जाए सबसे पहले स्थित कार्निया। कार्निया को हिंदी में बोलते हैं, ये इंग्लिश शब्द है कार्निया, और इसको बोलते हैं स्वच्छ मंडल भी बोलते हैं। आपसे पूछा जाए स्वच्छ मंडल से आप क्या समझते हैं मानव नेत्र में, तो आप याद रख लेना कार्निया। तो दूसरी हेडिंग हो जाएगी कार्निया। इंग्लिश में कार्निया बोलते हैं, कार्नियम, और इसको बोलते हैं स्वच्छ मंडल। तो आप ध्यान से देखो, फिगर को बस याद रखना है। आपके दिमाग में केवल फिगर बैठ गया, अगर आपके दिमाग में फिगर बैठ गया तो कोई समस्या आपको नहीं होने वाली, कोई समस्या होने वाली है, क्योंकि चित्र पे ही सब कुछ है। तो ये देखो मानव नेत्र के सामने का भाग क्या है? ये पूरा गोला होना चाहिए, लेकिन ये सामने का भाग उभरा हुआ है। उभरा हुआ का मतलब थोड़ा सा उठा हुआ है। तो ये बोलेंगे मानव नेत्र के सामने का भाग उभरा तथा पारदर्शी होता है। यहीं से मानव नेत्र में क्या करता है? प्रकाश प्रवेश करता है। तो ऐसी परिभाषा ही लिख देंगे। तो मानव नेत्र के, या नेत्र ऐसे लिख दो, नेत्र के सामने का भाग
उभरा तथा पारदर्शी होता है, जिसे कार्निया कहते हैं। कार्निया कहते हैं। यही मानवनेत्र का जो सामने का भाग उभरा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्निया कहते हैं। अब कार्निया से ही प्रकाश, कार्निया से ही मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। आपसे पूछा जाए कि नेत्र के किस भाग से मानव नेत्र में प्रकाश जो होता है वो प्रवेश करता है, तो आप बोलोगे कार्निया, यानी प्रवेश करता है। तो ये हो जाएगा कार्निया से प्रवेश करता है। अब कार्निया के पीछे देखो क्या है, आइरिस है ना। तो ये क्या है? मांसपेशियों की बनी हुई एक क्या होती है? अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसको हम बोल रहे हैं आइरिस। यानी कार्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे आइरिस और हिंदी में क्या बोलते हैं? परितारिका कहते हैं। तो चलिए ऐसी परिभाषा लिख देते हैं। आइरिस इंग्लिश शब्द है, आइरिस परितारिका। याद रखना, दोनों ही हिंदी और इंग्लिश में कभी आपसे पूछ दिया, कंफ्यूज मत होना, ठीक। तो कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे आइरिस कहते हैं। अभी हमने बताया था, जैसे हम बता रहे हैं बस आप ध्यान से देखते जाओ फिगर को। तो कार्निया के किया था, ये पीछे था, ये आइरिस, तो इसीलिए बोले ये रंगीन क्या होती है? अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे आइरिस कहते हैं। ऐसे लिखोगे अलग अलग हेडिंग बना के, तो आपको आसान भी पड़ेगा और याद करने में भी आसान पड़ेगा और समझने में भी। चलिए तीसरा अगला आते हैं। चौथा हो जाएगा पुतली, हिंदी में बोलते हैं नेत्र तारा। अब पुतली और नेत्र तारा क्या है? देखो इसके बीच में यहाँ पर ये आइरिस है, आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पुतली या नेत्र तारा बोलते हैं। तो परिभाषा इसकी भी लिख देते हैं कि आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र या छेद बोल सकते हैं, छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या होती है कि जब आपको अधिक अंधकार का मतलब हो जाता है अधिक प्रकाश और एक कम प्रकाश होगा। तो आप कभी कभी देखते होंगे गर्मी के दिनों में अगर कमरे में आप बैठे हो, तो कमरे से बैठे जैसे ही बाहर निकलते तो आपको धूप बहुत तेज लगती है। तो ये नेत्र तारा या पुतली के ही कारण होता है, क्योंकि ये पुतली जो होती है वो बड़ी हो जाती है, तो मानव नेत्र में प्रकाश ज़्यादा प्रवेश करने लगता है, जिससे हमें प्रकाश बहुत ज़्यादा अनुमान होता है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ चुकी है। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए गर्मी के दिनों में आप किसी बाहर से आ रहे हो, कमरे में जाते हो तो लगता है कि अंधेरा है, लेकिन कुछ समय पश्चात आपको साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो यही कारण है कि पुतली जो होती है वो क्या करती है? छोटी हो जाती है। मानव नेत्र में प्रकाश जो होता है वो बहुत कम, यानी अंदर जाता है प्रकाश, यहाँ से जब जाने वाला प्रकाश की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब तीव्रता इसकी कम हो जाती है, यानी बहुत कम प्रकाश प्रवेश कर जाता है तो कमरे में, तो कुछ समय तक हमें नहीं दिखाई देता है, और कुछ समय पश्चात फिर क्या ये नॉर्मल हो जाती है, यानी कम प्रकाश में, तो जिससे हमें प्रकाश दिखाई देने, यानी वस्तुएं जो होती है वो साफ साफ दिखाई देने लगती है। तो ये लिख देते हैं इसकी विशेषता यह है कि कम प्रकाश में बड़ी और अधिक
प्रकाश में छोटी हो जाती है। ये किसकी विशेषता थी? पुतली या किसका? नेत्र तारा का। अब अगली हेडिंग देखो, यहाँ पर हो चुका, कार्निया हो गया, कार्निया के बाद आयरिस लेंगे, आयरिस के बाद पुतली। अब आइए जलीय द्रव। तो देखो आयरिस और कार्निया के बीच में एक नमकीन द्रव भरा होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? या खारा द्रव भी बोल सकते हैं, या नमकीन बोलो, ज़्यादा आपको बेस्ट रहेगा याद करने में भी। तो कार्निया पहले लिखेंगे जलीय द्रव, हेडिंग ऐसे डालेंगे, जलीय द्रव। जलीय द्रव क्या होता है कि कार्निया और आइरिस के बीच में एक खारा बोल सकते हो, खारा या नमकीन द्रव भरा होता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। जलीय द्रव कहते हैं। यानी आपने कभी रोए होंगे, रोते समय अगर आपके आँख से आंसू निकलकर आपके मुंह में गए होंगे तो जीभ स्वाद आप लिए होंगे, तो कैसा लगा? खारा। तो वही होता है कि जब हम रोते हैं तो ये पानी बह के क्या हो जाता है, अगर आता है तो वो खारा होता है। उसमें जैसे आपके आँख में कभी धूल चली जाती है, तो धूल चली जाने का तो ये पानी बहता है, जिससे कभी कोई धूल के कण वो बाहर आ जाते हैं। इसका यही काम होता है कि धूल के कण कोई ना जाने पाए, आसानी से बहकर बाहर आ जाए। ये हो गया जलीय द्रव। अब पीछे आते हैं कि अगला अभिनेत्र या नेत्र लेंस। तो देखो क्या है, ये आइरिस के पीछे है ना, जस्ट पीछे। तो आइरिस के पीछे एक क्रिस्टलीय लेंस होता है, जिसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं या नेत्र लेंस कहते हैं। तो जैसे परिभाषा लिख देंगे कि जैसे हम बता रहे हैं वैसे आपको परिभाषा भी लिखनी, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं परेशान होना है। क्या था? 6वां नंबर था कि अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस होता क्या है? तो अभी हमने बताया किसके पीछे? आइरिस के पीछे एक क्रिस्टलीय चाहे से बोल सकते उत्तल लेंस होता है जिससे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। ये भी क्या होता है, अगर आप याद रखें, अभिनेत्र लेंस जो होता है उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस क्या है? अभिसारी लेंस है, जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है? बटोरता है। तो इतनी परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। जो आगे आगे लिखा हुआ वो हमने आपको पूरा चित्र में समझा दिया। अब आइए थोड़ा सा पीछे बढ़ते हैं। दृढ़ पटल सबसे पहले, क्योंकि यहीं से प्रारंभ करते हैं। अब आ जाइए उसी के नीचे कोरोइड है। ये क्या है कि यहाँ से इसी के नीचे, तो दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोरोइड बोलते हैं। यानी पहली परत, ये दूसरी परत है। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कि दृढ़ पटल के नीचे 7 नंबर लिख देंगे ऐसे। 7 नंबर क्या होगा? दृढ़ पटल के नीचे क्या है? कोरोइड है। तो कोरोइड परिभाषा लिखिए, जैसे अभी हमने कहा दृढ़ पटल के नीचे एक काली रंग की झिल्ली होती है, जिसे कोरोइड कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है? कोरोइड जो होता है ये प्रकाश के परावर्तन को रोकता है, क्योंकि अभी बताया दृढ़ पटल अपारदर्शी होती है। तो अपारदर्शी है, सफ़ेद कलर की होती है, तो वहाँ से जाएगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। तो ये क्या करती है? या नेत्र में प्रकाश के परावर्तन को
रोकता है, या ऐसे बोलते हैं कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। जब अवशोषित यानी काला रंग जो होता है वो सबसे अच्छा अवशोषक होता है, इसीलिए काले रंग की झिल्ली होती है जो क्या करती है, आने वाले प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है और परावर्तन होता है। अगर परावर्तन होगा तो एक ही वस्तु का प्रतिबिंब आपको कई बार दिखाई देगा। अगला है देखिए दृष्टिपटल या रेटिना। अब दृष्टिपटल क्या होता है और रेटिना क्या होता है, तो आप जानते हो जब किसी वस्तु को कैसे देख पाते हो, वो देन जो है वो दृष्टिपटल और रेटिना का ही है। तो हेडिंग रहेगी 8वीं हेडिंग है कि दृष्टिपटल या रेटिना। दृष्टिपटल इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेटिना। अब रेटिना क्या होता है, जो इसी पर प्रतिबिंब बनता है, यानी किसके नीचे है, ध्यान से देखो, कोरोइड के नीचे है। तो यही बोलेंगे कोरोइड के नीचे, जैसे परिभाषा वैसे लिखते चले जाओ, कोरोइड के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है। तो कोरोइड के नीचे एक क्या होती है, पारदर्शी झिल्ली होती है, और जिसे रेटिना कहते हैं, और रेटिना पर ही किसी वस्तु को क्या करता है, प्रतिबिंब बनता है। याद रखना, कभी भी आपसे पूछा जाए कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो हमेशा याद रखना रेटिना पर। अब रेटिना के बाद, यानी ये आपको दिख रही है पूरे में फैला, यहाँ से लेकर देखो ध्यान से कि अगर आप देखो कि यहाँ से लेकर पूरा ऐसे फैला हुआ है डॉट करके, तो ये क्या है, दृष्टिपटल या रेटिना है। अब आइए इसके पीत बिंद, ये किसी पर है, रेटिना पर। तो पीत बिंद क्या होता है, देखो रेटिना के बीचों बीच में एक क्या होता है, पीला भाग होता है, जिसे पीत बिंद कहते हैं। पीत बिंद पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, सुस्पष्ट दिखाई देता है या बनता है। तो अगली हेडिंग हो जाएगी इसी में, पीत बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं येलो स्पॉट। येलो स्पॉट। अब येलो स्पॉट क्या होता है, देखिए कि रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। इस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब सुस्पष्ट बनता है। यानी हम देख रहे होंगे आप वीडियो पे, अगर ये तो आपको जो प्रतिबिंब बन रहा है वो पीत बिंदु पे ही बन रहा है, जिससे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। अन्य कहीं पर बनेगा तो उतना क्लियर नहीं बनता है, तो इसी को बोलते हैं पीत बिंदु। अब पीत बिंदु के बाद आइए काचाभ द्रव। तो ऐसे बोल देंगे कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक गाढ़ा द्रव भरा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काचाभ द्रव। इसका अपवर्तनांक बात करते हैं तो 1.55 होता है, ठीक है। और यहाँ जो जलीय द्रव भरा हुआ 1.33 होता है। तो ये क्या हो गया, इसका अपवर्तनांक है। तो काचाभ द्रव कभी पूछा नहीं जाएगा, इससे कोई हम नहीं लिखवा रहे हैं। अगर लिखना हो तब भी देख ले, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक गाढ़ा द्रव भरा होता है, जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। अब आते हैं, एक हेडिंग लिखा अंधबिंदु। अंधबिंदु क्या है, जब रेटिना पर बना प्रतिबिंब, और ये क्या होती है, प्रकाश सिरा होती है, प्रकाश
सिरा। यहाँ से प्रतिबिंब क्या होता है, हमारे जो बनता है प्रतिबिंब अंधबिंदु को छेद कर हमारे मस्तिष्क को पहुँचता है। यानी हमारे जब तक हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुँचेगा तभी तक हमें प्रतिबिंब का ज्ञान नहीं होना है। अगर आपको मान लीजिए सपोज कि कहीं उंगली कट जाए लेकिन उसका पता ही ना चलता हो आपके मस्तिष्क को, तो आपको पता ही नहीं चलेगा उंगली कट गई। या कभी आप देखते हो उंगली कट जाने के बाद आपको कुछ समय पश्चात पता चलता है। कैसे? जब आपको दर्द होता है, आपके दिमाग को पता चलता है कि हाँ दर्द हो रहा है मेरे शरीर में, कहाँ, तब आपको सेम वही हमें ऐसे है कि अंधबिंद यानी जब रेटिना में प्रतिबिंब बन गया पीतबिंद पर, अगर यहाँ से अंधबिंद से होकर मस्तिष्क तक नहीं जाएगा तब तक आपको वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। तो चलिए हम इसको अंधबिंद भी लिख लेते हैं कि अंधबिंद होता क्या है। देखो अगला क्या है 10 नंबर अंधबिंदु। अंधबिंद, अब ये क्या प्रतिबिंब को हमारे मस्तिष्क पहुंचाता है। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग को छेद कर प्रकाश सिराओं, अभी हमने दिखाया था ना प्रकाश सिराओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है उस बिंदु को अंधबिंदु कहते हैं। अंधबिंदु, इसको बोलते ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इसका विशेषता यह होती है, अगर आपके प्रकाश कहीं आप सपोज कर लीजिए कट जाए, आपकी उंगली कहीं कट गई, अगर उसमें बहुत तेजी से प्रकाश पड़ रहा होगा तो आपको जलन सी महसूस होती है। लेकिन अंधबिंदु ऐसा है कि प्रकाश सिरा, यहाँ से प्रकाश जाता है हमारे सीधे मस्तिष्क तक, एक नली बनी होती है, ऐसे नली बनी होगी, ये नली की सहायता से प्रकाश धीरे हमारे क्या मस्तिष्क तक पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ से मेरे शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अन्य कहीं जगहों पर होता तो जरूर प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट यानी अंधबिंदु बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि अंधबिंदु होता क्या है। तो मानव नेत्र की इतनी संरचना थी जो आपको समझ में आ चुकी होगी, उसमें अब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी अगर संरचना में, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, हाँ सर नहीं समझ में आया तो आपको हम जरूर बता देंगे। आइए अब पढ़ते हैं कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब का बनना, यानी लिखा हुआ है मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनना। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है ये भी समझते हैं। तो देखो अभी हमने कहा था कि कार्निया से मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। तो प्रवेश करने के बाद ये जलीय द्रव मिलेगा यहाँ से होता हुआ, फिर कहाँ जाएगा, पुतली या नेत्र तारा से होते और नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर ये जाकर रेटिना पर गिरता है। तो यहाँ देखो रेटिना पर गिरता है, जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु छोटा, परंतु हमें अनुभव के कारण वस्तु का प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। ये हमें लिखना है, तो आइए लिख लेते हैं। तो अभी हमने कहाँ पर बताया कि मानव नेत्र कार्निया से गुजरेगा, तो वैसे लिखते हुए चले जाते हैं कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब का बनना। तो ये यहाँ पर लिखेंगे मानव नेत्र में प्रतिबिंब, मानव नेत्र में प्रकाश कार्निया से प्रवेश करके, अब ये प्रवेश किया तो क्या मिला, जलीय द्रव मिला, जलीय द्रव, फिर क्या मिला, पुतली, इसके बाद क्या मिला, नेत्र लेंस या अभिनेत्र लेंस बोलेंगे, अभिनेत्र लेंस, ठीक, अपवर्तित होकर, देखो यहां पर वो अब यहां से क्या अपवर्तित होकर नेत्र लेंस से, क्योंकि लेंस है तो इसमें अपवर्तन होगा, अपवर्तित होकर काचाभ, बीच में भी हमने कहा काचाभ द्रव से
होते हुए रेटिना पर गिरता है, यानी सब होते हुए यहाँ से चला, कार्निया से जलीय द्रव मिला, यहाँ नेत्र तारा पुतली मिला और यहाँ लेंस मिला, तो इससे अपवर्तित होकर फिर क्या कचाप द्रव मिला, इससे होते हुए जाके रेटिना पर गिरा, तो यानी रेटिना पर गिरता है, जिस पर, अब ऐसे लिख देंगे, जिस पर वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है, परंतु अनुभव के कारण हमें वस्तु का सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये इसमें कह रहा है। तो कभी आपसे पूछा जाए प्रतिबिंब बनने के, तो प्रतिबिंब ऐसे आप पढ़ लोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत होगी। अब एक आता है नेत्र की समंजन क्षमता, तो ये भी पढ़ लेते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता। अब एक चीज देखो, हमने कहा अगर दूर देखना होता है तो क्या अपनी फोकस दूरी, क्योंकि नेत्र में लेंस लगा हुआ है, अब नेत्र लेंस उसकी फोकस दूरी होती है, तो क्या दूर देखने के लिए आप ये आंखें बड़ी बड़ी कर लो, तो कहो नहीं। और आपको पास देखना होता है तब क्या अपनी आंखें छोटी छोटी कर लेते, कहो भी नहीं। ये क्या होता है, ये समंजन क्षमता का काम होता है। तो इसमें बोलते हैं अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। यानी क्या होता है, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो अपने आप समायोजित हो जाती है। वो किसके तरह हो, मांसपेशियां होती है, मांसपेशियां अपने आप समायोजित कर लेती हैं। तो ये कह रहा है समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अब एक चीज याद रखना, नेत्र में जो दोष आता है वो नेत्र की समंजन क्षमता के कम होने के कारण आता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है, नेत्र का निकट बिंदु का मतलब होता है जो सबसे पास उससे ज्यादा आसन। नेत्र की समंजन क्षमता में परिवर्तन किया, यानी सामान्य आंख से कितना देख सकते हो, तो याद रखना 25 सेमी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए नेत्र का निकट बिंदु क्या, 25 सेमी तक आप आंख में बिना कोई प्रभाव डाले देख सकते हो, लेकिन उसके पास लाओगे तो आपको थोड़ा देर देखने के बाद आंख दर्द होने लगती है। लेकिन 25 सेमी से कम रहने पर हमेशा दर्द हो, लेकिन उससे अगर थोड़ी 25-30 सेमी होगी तब भी नहीं, तो ये 25 मिनिमम होता है। और नेत्र की दूर बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु आपसे पूछा जाए, पेपर में पूछा जाता है, दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है, यानी दूर पे जो स्थित है। तो यहाँ पर तो निकट बिंदु कितना है, 25 सेमी। इसी को हम बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इसको क्या बोला जाता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम। अगर आपसे पूछ लिया जाए दूरी की क्या होती है, तो याद रखना 25 सेमी। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी हमने बताया कि अगर आपके दोष नेत्र की समंजन क्षमता में जैसे ही कुछ कमियां हो जाती है या आपकी मांसपेशियां ढीले होने लगती है, तो नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे आंखों में दोष आने लगता है। तो आप देखे होंगे बुजुर्ग होते हैं उनमें भी दोष ये आने लगता है। तो बस आपको यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको इनका दोष लेकर मिलते हैं। मानव नेत्र में कौन कौन से दोष होते हैं, इनको कैसे दूर किया जाता है, उसके कारण क्या। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।